तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पोलिनोमियल का एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को प्रॉपर नोट्स मिलेगा जिसको आप आसानी से कॉपी में लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एमसीक्यू के रूप में होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग इस पर बात करते हैं डायरेक्ट कि सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर नंबर 2 में आता है। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 2 है ना। तो चैप्टर नंबर 2 ये है और यहाँ से वेटेज आपका 5 से 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसको मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अगर इस प्रकार से कुछ दिखे कि a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 और इस तरह से ये जा रहा है an x टू द पावर 0। इसका मतलब कि आगे चल के x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स an बचेगा, केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ये भी होता है कि a0 हो जाएगा, माने x टू द पावर n का जो a0 लिए हैं कांस्टेंट वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका नाम एक ठो होता है, a0 का नाम होता है लीडिंग कोफिशिएंट, इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, इसका नाम होता है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो a1 a2 जो an ये सब क्या कहलाएगा, रियल कोफिशिएंट या फिर रियल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, रियल कांस्टेंट माने रियल नंबर्स होंगे, उसके में जीरो भी शामिल हो सकता है, नेगेटिव नंबर, इरेशनल, रेशनल, जितने सारे नंबर हैं वो सारे नंबर शामिल हो सकते हैं और उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे a1 a2 है ना, या an जो भी इसके अलावा, मतलब केवल a0 को छोड़ करके, मतलब जो हायर डिग्री टर्म वाला जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को छोड़ करके ये नॉन जीरो नहीं हो सकता। बाकी उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन a1 a2 और an जो भी वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है, अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि इसमें खास बात ये जानना था कि जैसे देखिए, जैसे जैसे हम लोग टर्म की ओर आगे बढ़ा रहे हैं तो जो पावर है वो कम होता जा रहा है। यहाँ n था, उसके बाद n-1 हो गया, उससे कम n-2, इस टाइप से धीरे धीरे घटते हुआ जा रहा है और x टू द पावर 0 के बराबर आ गया है ना। तो इस टाइप की अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है इस फॉर्म में, इस फार्मूले टाइप में, मतलब कि इसके जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और ओबियसली n जो होना चाहिए, जो n पावर n है वो हमारा क्या होना चाहिए कि होल नंबर होना चाहिए, यानी x के पावर, वेरिएबल के पावर में जो भी होगा वो होल नंबर होना चाहिए, मैंने 0 1 2 से लेकर के आगे जो भी नंबर हो सके, फ्रैक्शन वाले को छोड़ करके बाकी जितने होल नंबर्स हैं वो हमारा n का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर n है वो हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, n होगा, है ना। ठीक है, तो अब आगे जानते हैं कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं px बराबर k ले लिया कोई कांस्टेंट, तो ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसका डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा x टू द पावर 0 के फॉर्म में है, तो इसलिए इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि x टू द पावर 0 का वैल्यू, यानी वेरिएबल के पावर में 0 अगर है तो इसका वैल्यू क्या हम लोग लेते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों वो होता है इस प्रकार का, जैसे ax प्लस बी के फॉर्मूला, और ये ओबियसली a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b समटाइम 0 हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ px इज इक्वल टू 2x है ना, तो 2x में हमारा b का टर्म 0 है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ पे 1 जो कि छुपा है वो नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो उसका लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिमिलर वे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म होता है इस प्रकार से, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये हमारा
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहाँ पे ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये यहाँ पे देख सकते हैं कि x का जो हायर पावर 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। तो याद रखना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। अब आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल सिमिलर वैसे हम कह सकते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ना। यहाँ पे देखिए पावर डिक्रीज होते जा रहा है, पहले पावर 2 था, फिर 3 था, 2 था, फिर 1 आया, फिर 0 आया है ना। और ए बी सी डी क्या है हमारा है, कोफिशिएंट कहलाता है या कांस्टेंट कहलाता है। तो ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्यूबिक पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, ठीक है। और 10th क्लास में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही जानना होता है, तो हम लोग फिलहाल क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही जानेंगे और इसको डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और बेसिकली जो बात हुई है ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओबियसली ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ए बी सी जो कहलाता है, ए बी सी क्या कहलाता है, कॉल्ड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है और एमसीक्यू में काम आएगा। जैसे ग्राफ अगर इसका होता है, जैसे क्यू जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका नाम होता है पैराबोला। और पैराबोला का शेप होता है इस प्रकार से, आप देखे होंगे कटोरा शेप है ना, तो छाता शेप है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं। तो पैराबोला भी 2 टाइप का होता है। पैराबोला कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। अगर मान लीजिए इसका माउथ ऊपर की ओर खुल रहा है तो इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। और अगर माउथ तो नीचे की ओर खुल रहा है इस प्रकार से तो इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें भी कंडीशन होता है कि अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। जब ग्राफ बनेगा तो हम कैसे जानेंगे कि अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो उसके डिसाइड करता है ए के वैल्यू, मैंने कि ये कोफिशिएंट, इस लीडिंग कोफिशिएंट डिसाइड करता है। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ए से बड़ा अगर है, मतलब ए का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। अगर 0 से छोटा है तब क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे अगर मैं पी एक्स का वैल्यू ले लूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कुछ इस प्रकार से, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 2 है और वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी ऐसा ले लूँ 3 ऐसा, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट ए है वो -1 है और जो कि लेस देन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं कि अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा। तो याद रखना है आपको कि अपवर्ड पैराबोला तभी बनेगा जब ए का वैल्यू पॉजिटिव हो और ए का वैल्यू नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो पैराबोला का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ये वाला, ये इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यहाँ भी क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आप याद रखिएगा, ये होता है -b/2a और -d/4a। और d क्या होता है, d होता है b² - 4a से, जो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कोफिशिएंट के हेल्प से। और d को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, जो आगे चल के एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल इसमें हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। d का वैल्यू जो होता है वो b² - 4ac। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो इसका होता है फार्मूला -b/2a और -d/4a, है ना। और सेम वे से हम लोग को डाउनवर्ड पैराबोला में भी वही फार्मूला है और अपवर्ड पैराबोला में भी वही है, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया ग्राफ और इसके अलग अलग क्या हम लोग इस पे एमसीक्यू पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए मैंने सारा चीज़ डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को जो जानना है वो है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है और जितना डिग्री उतना ही 0 होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज की संख्या है वो कितना होती है, 2 होती है। एक अल्फ़ा कहते हैं और एक ठो बीटा कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा जो इस प्रकार से लिखा हुआ है उसको अल्फ़ा कहेंगे और इस प्रकार से लिखा है उसको क्या कहेंगे, बीटा कहते हैं। इसका नाम बीटा है, ठीक। तो इसमें देखिए अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जीरोज है पी एक्स का, तो सिंपली एक्स के जगह अल्फ़ा रखने पर हमारा पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा और एक्स की जगह बीटा रखने पर जो पोलिनोमियल है वो 0 के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 और ये बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जीरो ऑफ जो पोलिनोमियल होता है वो डिपेंड करता है डी पे, कि उसका जीरो क्या क्या होगा, वो डिपेंड किस पे करता है, डी पे करता है। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उसका जीरो जो होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। मतलब कि
रियल होगा और डिस्टिंक्ट किसका मतलब क्या होगा कि अलग अलग दो वैल्यू होगा, है ना। ऐसा कब होगा, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, माने डी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो। और अगर डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो अगर होता है तो जीरोज आर रियल एंड इक्वल। तो जीरोज क्या होंगे, दोनों रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसका डिस्टिंक्ट सेंस मतलब हुआ कि x का वैल्यू सपोज करो 2 और x का वैल्यू 3 ले, तो ये डिस्टिंक्ट और रियल हो गया। और रियल और इक्वल का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो x का वैल्यू 2 आया और दूसरा भी वैल्यू क्या आया 2 आया, तो इसको कहते हैं रियल एंड इक्वल। और डी लेस देन जीरो में जीरो आर नॉट रियल, और हम कह सकते हैं इस केस में हम लोग को इमेजिनरी रूट्स मिलता है या इमेजिनरी जीरो मिलता है, ठीक है, जो आगे के क्लास में आपको जानने की है, इमेजिनरी जीरोज मिलता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, डी पे, डिस्क्रिमिनांट पे। तो इस बार एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है ना, तो उसमें हमारा जीरोज जो आएगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। और अगर डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो उस समय जीरोज जो होगा वो रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। और डी लेस देन जीरोज होगा तो जीरोज आर नॉट रियल, ठीक। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ग्राफ जो हम लोग को, ग्राफ के कंडीशन कैसे दिखेंगे ये मैं कुछ ग्राफ के माध्यम से बताया हूँ, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो ग्राफ मतलब पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करेगा, कब, जब d ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और d इक्वल टू जीरो होगा तो क्या करेगा, ग्राफ टच x एक्सिस एट अ पॉइंट। बट जब d लेस देन जीरो होगा तो उस समय ना कट करेगा ना टच करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 अलग अलग केस बनाया हूँ फॉर डी ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो अपवर्ड पैराबोला का 3 केस होगा। पहला केस, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया और ए ग्रेटर देन जीरो हो गया तो एक्स एक्सिस को वो दो जगह पे कट करेगा, या तो ऐसा कुछ सीन होगा, है ना, या तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा या तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा, है ना। 3 में से किसी तरह का केस हम लोग को देखने को मिलेगा जब हमारा क्या कहते हैं ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो होगा। ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो पैराबोला अपवर्ड बनना ही बनना है, लेकिन डी इक्वल टू जीरो होने की वजह से ये एक्स एक्सिस को इस जगह पे क्या करेगा, टच करेगा। टच करेगा मतलब ये दोनों जीरो सेम होगा। सपोज करो कि यहाँ पे x बराबर -3 है तो x की वैल्यू -3 होगा, ठीक है ना। और अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड पैराबोला होना ही है, और चूँकि डी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना ही टच करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अबव रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा 3 कंडीशन आ गया जब ए ग्रेटर देन जीरो है और डी अलग अलग 3 केस के लिए, ठीक। और अगर सपोज करो कि ए लेस देन जीरो है, ए लेस देन जीरो है तो ऑटोमेटिक है कि डी का ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और साथ ही साथ में डी ग्रेटर देन जीरो अगर है तो इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, इस प्रकार से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। और डी इक्वल टू जीरो है तो इसको क्या करेगा, टच करेगा एक पॉइंट पे। और ए लेस देन जीरो होने की वजह से ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये लेस देन जीरो होने की वजह से ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और डी लेस देन जीरो होने से ये क्या है, ना एक्सेस को ना कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है। तो ये संभावित ग्राफ होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो आपको एक कंडीशन को समझना पड़ेगा और वहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, सही करेक्ट आंसर आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम लोग को जानना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता है ना, क्या संबंध है, यही हम लोग को जानना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, इसको आप देखिएगा आसानी से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, तो ए बी सी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, और अल्फ़ा और बीटा को कहते हैं जीरो। और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, रिश्ता निकालना है। तो देखिए अगर x बराबर अल्फ़ा एक मेरा जीरो है और x बराबर बीटा दूसरा जीरो है, ठीक है, तो x माइनस अल्फ़ा को x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा px मिल के आएगा, px मिल जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा डिपेंड करता है कि ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन रहेगा तो ये हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स होगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इस px को हम लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा बीटा अगर है जीरो तो ठीक, तो इसमें दो रिलेशन होता है। इसमें एक पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरो और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो जो होता है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ऐड करेंगे तो ये -b/a के बराबर आना चाहिए, है ना। और -b क्या कहलाता है, -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसका क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरो निकालना हो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, सी बटे ए के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना, यही रिश्ता है। तो दो ही रिश्ता है, यह रिश्ता आपको भूलना नहीं है, वैसे भी रिश्ता भुलाया नहीं जाता। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ये होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ये होगा। और ये सी बटा ये को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, सी हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये सारे नोट्स आप करते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। अब कुछ रिजल्ट है जो हम लोग को जानना है, मैंने 4 रिजल्ट लिखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया जाता है और पूछता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो उस समय हम लोग विदाउट जीरो फाइंड करके ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में एक्सप्रेस करके इस एक्सप्रेशन को, तो और उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख करके हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है तो सिंपली क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। और ये सिमिलरली अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा क्यू को क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को क्या लिख सकते हैं, आप एक फार्मूला सीखे होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, वही वाला फार्मूला लगा है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, बस उसी को यूज किया हुआ है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो ये एक तरह से मान के चलिए, तो हम इसको एक्सप्रेस कर लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के रूप में। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं ये दोनों को, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और नोट है जो आप लोग के लिए बड़ा काम का चीज़ है, जिससे अगर सपोज करो कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे, आराम से पूछे कि पोलिनोमियल फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है, ठीक है। तो उस समय जो पी एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और एस हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और पी हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग को जानना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसमें हम लोग का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑब्वियसली ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके जीरो जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो होते हैं, और एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा, और तीसरे को क्या कहते हैं गामा कहते हैं, ठीक। तो एक एक्स्ट्रा आ गया। और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में जानना है, तो पहला रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये याद रखिएगा माइनस बी बाई ए। और अल्फा, अब इसमें क्या होता है कि ये सम ऑफ जीरोज कहलाया, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट टाइम 2, और उस सभी को क्या करना है सम करना है, सम ऑफ जीरोज एंड इसको कह सकते हैं कि 2 जीरो को लेकर के प्रोडक्ट करके सम करना। तो अब 2 जीरो ले सकते हैं, अल्फा बीटा इधर या बीटा गामा या फिर अल्फा गामा, सभी को सम कर देंगे तो सी बाई ए के बराबर आएगा। इस पैटर्न को आप जरूर फॉलो करिएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा माइनस डी बाई ए। ये बड़ा काम का चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उस टाइप के मैं क्वेश्चन लिया हूँ, तो इसको बनाने का तरीका आप समझिएगा, और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। बोला है कि फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो समझिएगा, इसका सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा जीरोज और वेरीफाई करना पड़ेगा इसका रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड जीरो, टू फाइंड जीरो। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे, इसको पी एक्स मान लेते हैं, इसको पी एक्स मान लिए, तो पी एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। दैट मीन्स कि 4x स्क्वायर
-3x-1 को 0 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, मिडिल टर्म को लेकर के फैक्टराइज करूँ तो क्या काम करते हैं, ये इसके कांस्टेंट टर्म और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -1 तो ये आया -4। अब -4 को 2 नंबर के रूप में लिखेंगे तो इसको -4 × 1 ले लेते हैं तो -3 आएगा ऐड करने से। तो इसको मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ 4x² - 4x प्लस का x माइनस का 1 = 0। यहाँ से देखिए तो 4x कॉमन है तो इसको मैं लिखूँगा x - 1, यहाँ पे 1 कॉमन है तो इसको लिखूँगा x - 1 = 0। ठीक है जी, तो यहाँ से x - 1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच गया 4x + 1 और इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू -1/4 आया, है ना। तो इसको आप इंडिपेंडेंटली किसी को अल्फ़ा कह देते हैं और किसी को बीटा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पर। तो ये हमारा आ गया जीरोज। अब जो मेन काम है हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन में क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान होता है ये वेरीफाई करना। तो पहला काम करना है हम लोग को सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1 + -1/4। ये आना चाहिए -b/a के बराबर। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये 4 - 1 बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये आया 3/4, है ना। तो ये यहाँ से अगर हम देख लें तो a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है -1। तो मैं देखता हूँ कि -b/a के बराबर आया कि नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इस 3/4 आया, तो 3/4 को -3 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो तो -3 का मतलब हुआ b और इसका मतलब ये, इसका मतलब -b/a के बराबर आ गया। और दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं, मैंने दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 × -1/4 है ना, तो ये आया -1/4। तो ये क्या ये c/a के बराबर है। तो देखिए c का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 4 है, तो ये क्लियरली क्या है c/a के बराबर है। तो हम लोग को दोनों चीज़ वेरीफाई हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको नंबर नहीं कटेंगे और ये आपको 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप ये लिखने का तरीका आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करना है, जीरोज निकाल के रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग इसको क्या करेंगे, वहाँ x था तो px लिख रहे थे, यहाँ t है तो यहाँ क्या लिखेंगे pt लिखते हैं। तो 5t² + 12t + 7, a का वैल्यू यहाँ पे मान के चलो कि 5 है, b का 12 है और c का वैल्यू कितना है 7 है। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड जीरो। तो pt का वैल्यू क्या लिखेंगे 0 के बराबर। इसका मतलब कि 5t² + 12t + 7 का वैल्यू 0 के बराबर, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 और 7 5 ऐड करने से 12 भी आता है ना। तो 5t² + 7t + 5t + 7 = 0 हो गया। तो 5t को पहले लेना चाहिए था हम लोग को, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, t कॉमन ले लेते हैं तो 5t + 7 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन है तो 5t + 7 हो जाएगा = 0, है ना। तो ये मिला 5t + 7 और ये मिला t + 1 = 0 के बराबर। तो t का वैल्यू एक आया -7/5 और t का वैल्यू आया -1। तो दोनों में से किसी को एक अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा। तो रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। तो पहला रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखो जोड़ करके -7/5 -1, तो ये कितना आएगा -12/5 आ रहा है। क्या ये -b/a के बराबर है, b का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू 5 है, माने कि -b/a के बराबर आ गया। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/5। तो क्या ये c/a के बराबर है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है,
आई होप कि इस चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिखिएगा, है ना, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, आपको नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, इसमें हम लोग को भी के रूप में दिया है, तो इसमें हम लोग पी भी लिखेंगे, भी स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 15, ठीक है। तो और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 4√3 हो गया, सी का वैल्यू -15 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग टू फाइंड क्या करते हैं, टू फाइंड जीरो। तो टू फाइंड जीरो में सबसे पहला काम क्या करेंगे, पी भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसका मतलब भी स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 15 इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे को रूट जैसे देखते हैं डर समा जाता है उन लोग के अंदर, तो डरना नहीं है बच्चों, है ना, बहुत आसान होता है, मेरे बातों को समझो, देखना बड़ा इजी लगेगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -15 है, यहाँ पे 1 है उसका, है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। अब -15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, है ना, माइनस का ही या तो इसमें लगेगा 5 में या तो 3 में, मैं लगा देता हूँ मैं इसमें -3 में, ठीक है, या फिर कहीं भी लगा सकता हूँ, बाहर अभी रखो 5 और 3 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ 4√3 है और हमको आया है 5√3, तो कहीं ना कहीं ये 3 बलि का बकरा बनेगा, माने कि √3 × √3 3 होता है, तो इसको मैं लिखूँ √3 × √3, तो एक रूट इसके साथ रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5√3 और √3, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 4√3 मिलेगा, यानी कि माइनस इसमें रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, भी स्क्वायर प्लस का 5√3 माइनस √3 माइनस 15 इक्वल टू 0 के बराबर। भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये भी प्लस 5√3 हो जाएगा, माइनस का √3 अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा भी प्लस का 5√3 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो भी प्लस 5√3 अगर कॉमन लेंगे तो ये जगह भी माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी का 2 वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिल गया -5√3 और दूसरा वैल्यू मिल गया √3 प्लस का √3। इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। अब रिलेशन फाइंड करना मेरे को, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देखना है। तो पहला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि एक यहाँ से देखा जाए तो माइनस का 5√3 प्लस का √3 करते हैं तो माइनस का 4√3 आएगा। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ, और इसका वैल्यू क्या है, बी है, तो मैं यहाँ माइनस बी अपॉन और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ ए लिख सकता हूँ। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर की बात करूँ तो ये कितना होगा, इंटू कर देते हैं, तो -5√3 इंटू √3, तो ये जगह माइनस का 15, नीचे 1 लिख दूँ तो लिख सकते हैं आप। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सी है, -15 सी है और ये 1 है, तो दोनों वेरीफाई हो गया। यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये 3 मार्क्स से पक्का पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप इस पर कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, px इक्वल टू 4x² माइनस 5√2x माइनस 3। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी का वैल्यू -5√2 है और सी का वैल्यू -3 है ना। तो टू फाइंड जीरो, सबसे पहला फाइंड करेंगे जीरो, टू फाइंड जीरो, तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे px इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4x² माइनस का 5√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे फिर से, तो 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब देखो इस बार कौन बलि का बकरी बनेगा, 2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2, माइनस बाद में सोचेंगे, तो इसको अगेन √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 6√2 लिखें इंटू √2 लिखें, और लाना है मुझे माइनस, तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस का 6√2, है ना, माइनस के बाद प्लस √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखिए, इसमें √2 है, 2 भी है, तो 2√2 कॉमन लेते हैं। जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और फिर इधर 2 × √2 × 2, तो 2√2 कॉमन है इसमें। तो 6 को भी वैसे ही लिख सकते थे, तो ये बच गया √2x, और यहाँ पे कितना बचा, 2√2 कॉमन आ गया, तो ये बच गया 3x, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो +1 ले लेते हैं, √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो √2x माइनस 3 दोनों से कॉमन अगर आएगा तो 2√2 ये x, 2√2x + 1 इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू मिला, एक मिलेगा √3/√2
और दूसरा मिलेगा x का वैल्यू -1/2√2। तो एक को कह देता हूँ अल्फ़ा, दूसरे को कह देता हूँ बीटा। ये हमारा जीरोज निकल गया। अब हमको रिलेशन दिखाना है, इसका रिलेशन। तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 3√2 माइनस हो जाएगा 1/2√2। तो एलसीएम आएगा 2√2 है ना, तो उधर चला गया 2, तो 6 माइनस का 1 माने कि 5/2√2। इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर √2 चला जाएगा, नीचे भी √2 आ जाएगा, तो 5√2/4 आ गया। इसको माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -b/a के बराबर आ गया है ना। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करिए तो 3√2 इंटू माइनस का 1/2√2, तो ये कितने के बराबर आ रहा है, -3/4 के बराबर। और -3 देखा जाए तो ये c का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा c/a है ना। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया, जिसका मतलब है हमारा जो रिलेशन था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हैंस वेरीफाइड। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें हम लोग फिर MCQ में आएंगे। ये तो हम लोग का क्या था, एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट था, और कुछ जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, वो हमने बताया रखा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके MCQ देखेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चंस है उसको मैं एकदम डिटेल से कराऊंगा इस पर, है ना। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप आई होप कि इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई तो थोड़ा अपना प्यार बरसाइए इसमें, है ना। अगर आप इस टाइप के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल में रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।